मैं भास्कर ज्योति 63वीं संयुक्त परीक्षा में मैंने 38वीं स्थान हासिल की थी और अभी बिहार लोक सेवा आयोग में हाल में मेरा चयन हुआ है। और इस परीक्षा में मेरा विषय वैकल्पिक विषय मैथिली साहित्य था, मैथिली भाषा एवं साहित्य। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि क्या मैथिली भाषा और साहित्य आपको एक वैकल्पिक विषय के तौर पर चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए। दूसरा विषय यह आता है कि क्या सिर्फ बिहार के ही लोग मैथिली विषय ले सकते हैं या बिहार के इतर जो लोग हैं, किसी दूसरे प्रांत के लोग हैं, दूसरे प्रदेश के लोग हैं, वह भी मैथिली साहित्य ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं कि मैथिली विषय कौन ले सकते हैं और यह प्रदर्शन के लिहाज से किस तरह से देखा जाता है, किस तरह से आंका जाता है बिहार लोक सेवा आयोग में। दोस्तों, यदि आपने देखा होगा कि 56 से 59वीं की जो परीक्षा हुई थी या 60 से 62वीं की जो परीक्षा हुई थी, उसमें यदि निरंतर जो एक विषय था जिसने अच्छा प्रदर्शन किया था, वह विषय था ज्योग्राफी, जिसमें लोगों के अच्छे अंक आए थे और अच्छा प्रदर्शन हुआ था, कई सारे सिलेक्शंस भी हुए थे। उसके बाद 60-62 में जो टॉपर हुआ वह इकोनॉमिक सब्जेक्ट से हुआ, फिर एंथ्रोपोलॉजी का भी अच्छा प्रदर्शन रहा था। लेकिन यदि उसी के बाद आप 63वीं में प्रदर्शन देखेंगे तो ना ही ज्योग्राफी में उस तरह के अंक आए, ना ही इकोनॉमी में उस तरह के अंक आए। मेरी कई सारे लोगों से बात होती है, कुछ चयनित लोगों से भी बात होती है, जो कि काफ़ी निराश थे अपने इकोनॉमिक्स के अंक को खास करके देख के, क्योंकि इस तरह के विषय को थोड़ा टेक्निकल विषय माना जाता है। और जब टॉपर किसी एक विषय से हो जाता है, जिसे 220, 230 इस तरह के अंक प्राप्त होते हैं और अगले साल जो है सो एवरेज अंक यदि 140-50 हो जाता है, तो यह निश्चित रूप से एक तनाव का विषय होता है कि क्या किस वैकल्पिक ऑप्शन के साथ आपको जाना चाहिए। तो इस अनिश्चितता के माहौल में, इस अनिश्चितता के दौर में यदि आप देखेंगे कि मैथिली ऑप्शनल का प्रदर्शन, चाहे वो चूँकि अभी कुछ 3-4 परीक्षाएं लगातार हुई हैं, तो यदि आप 56 से 59वीं में भी मैथिली का प्रदर्शन देखेंगे, 60-62वीं में भी मैथिली का प्रदर्शन देखेंगे, 63वीं में भी मैथिली का प्रदर्शन देखेंगे, तो कमोबेश यदि बहुत बेहतरीन प्रदर्शन नहीं रहा तो बुरा प्रदर्शन भी नहीं था। लोगों के अंक आए, 180 से भी ज़्यादा अंक आए। मैं जानता हूँ, मेरे एक परिचित हैं जिन्होंने 209 अंक भी प्राप्त किया था 60-62 की परीक्षा में। लेकिन जो अंक जो इस अंक के बाद उनका फाइनल रैंक था, वह तकरीबन, मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन उनका रैंक लगभग 125 के आसपास था और उन्हें बिहार फाइनेंस सर्विस मिली थी। तो 209 अंक, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि मैथिली के अंक के वजह से उनको बिहार फाइनेंस सर्विस मिली थी या फिर उनको बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं मिल पाई, इसमें मैथिली का कोई दोष था, तो इसे नकारा जा सकता है। मेरा 63वीं परीक्षा में 186 मार्क्स था, 186, जो कि मतलब अवेलेबल जानकारी के अनुसार चयनित लोगों में तो निश्चित रूप से यह हाईएस्ट मार्क्स है मैथिली में 63वीं के परीक्षा में। लेकिन जिनका चयन नहीं हुआ उसके बारे में तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा चर्चाओं से पता चला है कि 186 ही 63वीं परीक्षा में हाईएस्ट मार्क्स मैथिली में हुआ है। तो यदि दूसरे विषय के तुलना में आप देखेंगे तो 186 मार्क्स इस बार मैथिली में एक तरह से अच्छा मार्क्स था, क्योंकि कुछ लोगों को छोड़कर जिनको 200 अंक प्राप्त हुए हैं, 186 या 190 जिनको भी प्राप्त हुआ है, उन्होंने अच्छे रैंक हासिल किए। और यही एक वजह थी कि मेरा भी रैंक, जो एक डबल डिजिट रैंक था, अंडर 50 रैंक, 38 रैंक आया है, तो उसमें मैथिली का कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं बहुत ही अधिक है। दोस्तों, किसी भी वैकल्पिक विषय का परीक्षा में चयन में तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन यदि आप किसी एक वैकल्पिक विषय के ही सहारे यदि आप अपने चयन को सुनिश्चित करना चाहेंगे तो यह भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपको एक सामंजस्य, एक समन्वय स्थापित करना होता है अपने वैकल्पिक विषय और जीएस के विषय में। तो मेरा कमोबेश यदि आप मार्क्स देखेंगे तो तीनों पेपर में मैथिली से लेकर जो GS1 GS2 था, सब में लगभग 190 के आसपास अंक थे और यही कारण था कि मेरा अच्छा रैंक प्राप्त हुआ। तो इसलिए मैथिली आप निसंदेह एक वैकल्पिक विषय के तौर पर चुन सकते हैं। मैथिली का प्रदर्शन निश्चित रूप से जो एक औसत प्रदर्शन होता है, औसत प्रदर्शन से ऊपर का प्रदर्शन होता है मैथिली का। मैथिली विषय से आप कभी भी जो है सो बहुत खराब प्रदर्शन नहीं करेंगे। आप यदि जीएस में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे तो आपका निश्चित रूप से चयन होगा। दूसरी तरफ हम यदि बात करते हैं, जो दूसरा प्रश्न एक बार बार उभर कर सामने आता है कि क्या सिर्फ बिहार के लोग ही मैथिली ले सकते हैं या फिर जो बिहार का भी मिथिला क्षेत्र है, क्या मैथिली स्पीकिंग लोग जो होते हैं, क्या सिर्फ वही मैथिली सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। खास करके इस भ्रांति को हमने टूटते देखा है यूपीएससी के परीक्षा में। बीपीएससी में तो इस तरह के मिसाल कम देखने को मिलते हैं, लेकिन यूपीएससी के परीक्षा में आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि आदित्य भारद्वाज जो हरियाणा के रहने वाले थे, उन्होंने मैथिली से जो है सो एग्ज़ाम पास की। हमारे ही जेएनयू के एक अनुज बीरेंद्र सिंह भाटी, उन्होंने मैथिली वैकल्पिक विषय के तौर पर चुना था, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान के कई लोग मैथिली को जो है सो वैकल्पिक विषय के तौर पर चुन रहे हैं। उसी तरह उत्तर प्रदेश के कई सारे लोग चुन रहे हैं। बिहार के भोजपुरी बेल्ट जो तथाकथित भोजपुरी का जो भोजपुरी स्पीकिंग जो क्षेत्र है, वहाँ के लोग भी मैथिली को जो है सो वैकल्पिक विषय के तौर पर चुन रहे हैं। तो
इसलिए जो है सो आप किसी भी क्षेत्र से हैं, यदि आप हिंदी अच्छी बोल सकते हैं, यदि आपकी हिंदी की लिखावट अच्छी है, यदि आपकी हिंदी की समझ अच्छी है, तो आप मैथिली को किसी भी समय एक वैकल्पिक विषय के तौर पर अपना सकते हैं। क्योंकि इसका सिलेबस एक तरह से छोटा माना जाता है, काफ़ी सीमित चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, तो प्रदर्शन अच्छा रहने का बहुत ही अंदेशा रहता है, एक अच्छा अवसर होता है। अब हम बात करें कि जो यूपीएससी में मैथिली का सिलेबस है और बिहार लोक सेवा में आयोग में जो मैथिली का सिलेबस है उसमें कितना डिफरेंस है। क्या यूपीएससी की तैयारी करते हुए, यूपीएससी में मैथिली वैकल्पिक विषय लेते हुए क्या आप बीपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और यदि देखा जाए तो यूपीएससी की तुलना में बीपीएससी का जो मैथिली का सिलेबस है वह काफ़ी कम है। और ऐसी कुछ किताबें जैसे दत्तवती, कीचकवध, ये सब जो कुछ कठिन पुस्तकें मानी जाती हैं वो बिहार के सिलेबस में नहीं है। विद्यापति की पदावली आपको यूपीएससी में भी पढ़ना होता है, विद्यापति की पदावली आपको बिहार लोक सेवा आयोग के लिए भी पढ़ना होता है। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा अंतर यह है कि विद्यापति की पदावली जो आप यूपीएससी में पढ़ते हैं वह श्रृंगारिक रचनाएँ हैं, और जो बिहार के लिए आप पढ़ते हैं वह जो है सो मुख्य रूप से नचारी और मतलब शैव पद ज़्यादा है। गोविंद दास की भजनावली आपको यूपीएससी में भी पढ़नी होती है और गोविंद दास की भजनावली आपको बिहार लोक सेवा आयोग के लिए भी पढ़नी होती है। लेकिन उसके बावजूद यदि आप पेपर 1 का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ जहाँ पे आपको सर्वनाम, क्रियापद आदि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं जो कि काफ़ी जटिल भी माना जाता है, उस तरह की चीज़ें आपको बिहार लोक सेवा आयोग में नहीं पढ़नी होती है। इसके बावजूद जो एक सबसे बड़ी राहत आपको बिहार लोक सेवा आयोग में मैथिली के सिलेबस या मैथिली के वैकल्पिक विषय के तौर पर चुनने से मिलता है, वह यह है कि यहाँ पर आपको विकल्प बहुत ज़्यादा मिलता है। आपके पास इतना सारा ऑप्शंस होता है कि आप यदि सेलेक्टेड चीज़ों को भी पढ़ के, हालांकि मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहता हूँ कि आप परीक्षा में सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ के जाए, लेकिन यदि आप सेलेक्टेड चीज़ों को भी पढ़ के जाते हैं, यदि कभी समय कम हो जाता है या अंतिम समय में आप कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहते हैं, कुछ चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, तो यह भी विकल्प आपके पास मौजूद है कि बिहार लोक सेवा आयोग में आप कुछ चुनिंदा चीज़ों को पढ़कर भी जाएंगे तो भी आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, अब कई सारे मित्रों का ऐसा मैसेज आया, कॉल आया कि जिन्होंने 60-62 में 170 अंक मिले, 180 अंक भी मिले, लेकिन अचानक 63वीं के परीक्षा में ऐसा देखने के लिए मिला कि मैथिली में उनके अंक बहुत ज़्यादा जो है सो गिर गया, 120, 125, 130 तक अंक गिर गए। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हालांकि किसी के ऊपर ऐसी टिप्पणी करना तो मतलब मैं अच्छा नहीं समझता हूँ, लेकिन जो एक साधारण समझदारी मैं विकसित कर पाया हूँ, मुझे लगता है कि आपको अपने आंसर्स को डायनेमिक बनाने चाहिए। आप जो भी मैथिली में, चूँकि मैंने यूपीएससी में भी मैथिली ऑप्शनल रखा था और मैं यूपीएससी भी दिया हूँ, तो वहाँ भी मेरे अच्छे अंक थे। 60 नंबर का क्वेश्चन छोड़ने के बावजूद मेरा 271 मार्क्स था, 271 मार्क्स। और क्वेश्चन छूटने का मुख्य कारण यह था कि मेरी स्पीड बहुत कम है, देवनागरी लिपि में मुझे लिखने की आदत नहीं है, मेरा जीएस लिखने का जो माध्यम होता है वो अंग्रेजी होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, कुछ निजी कारण रहा था, तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से मेरा मतलब मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मुझे कम मार्क्स आए। लेकिन जितना मैंने अटैम्प्ट किया उसमें 271 मार्क्स एक डिसेंट मार्क्स है। और फिर बीपीएससी में भी मेरे 186 मार्क्स आए। यहाँ भी मैं एक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाया था जो कि 63वीं में परीक्षा में चंदा झा के काव्य सौष्ठव के बारे में पूछा गया था। मैं उसका क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाया था क्योंकि समय, मतलब ये थोड़ी आश्चर्यजनक बात है कि बिहार लोक सेवा आयोग में आमतौर पर समय ज़्यादा रहता है, उसके बावजूद मैं एक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाया। तो मैं मानता हूँ कि यदि मैं उस क्वेश्चन को आधा अधूरा भी लिख पाता, कुछ भी लिख पाता, तो मुझे कुछ और अंक प्राप्त हो सकते थे और मेरे भी अंक 200 हो जाते। अभी मेरा अंक 186 है, 186। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अच्छे अंक पाने के लिए मैथिली में आपको 2-3 चीज़ें सुनिश्चित करनी चाहिए। आमतौर पर जो मैथिली पढ़ने का साधन है वह एक तो जो मैथिली के साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है, जिसको आप कहेंगे कि जो एक बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है मैथिली वैकल्पिक विषय के साथ, आपको बाज़ार में मैथिली की सामग्री बहुत ही रेडीली नहीं मिलेगी, बहुत ही आसानी से आपको मैथिली की सिलेबस प्राप्त नहीं होगा। सिलेबस तो प्राप्त हो जाएगा, उसका पाठ्यक्रम जो है उस पर आधारित जो पुस्तकें हैं वह पुस्तकें आपको प्राप्त नहीं हो सकेंगी। तो अधिकतर छात्र कोचिंग संस्थान के नोट्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और जब आप कोचिंग संस्थान के नोट्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो चूँकि बाज़ार में या इस तरह के जो कोचिंग संस्थान है वह काफ़ी कम है। मैं यहाँ पे किसी भी व्यक्तिगत शिक्षक का या कोचिंग संस्थान का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन चूँकि सामग्री बहुत कम होती है और सब लोग एक ही तरह की सामग्री पढ़ के जाते हैं, तो कमोबेश वह एक ही चीज़ लिख कर आते हैं। लेकिन जब आप भाषा और साहित्य के छात्र होते हैं, भाषा और साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो आपसे
कुछ अभिनव प्रयोग जो है सो वहाँ पे अपेक्षा की जाती है। आपके भाषा में थोड़ी नवीनता होनी चाहिए, आपके भाषा में शिल्प दृष्टिगत होना चाहिए, आपके भाषा में अलंकार होना चाहिए, और यदि यह सब चीज़ें आप मिस करते हैं तो आप निश्चित रूप से साहित्य और भाषा के छात्र नहीं माने जाएंगे। और कहीं ना कहीं यही कमी रह जाती है छात्रों के बीच, वह रटे रटाए नोट्स के साथ जो है सो एग्जाम में आंसर्स लिखते हैं और सब सारे आंसर्स जो है सो एक जैसे दिखते हैं, तो उस स्थिति में जो है सो स्टूडेंट्स को एक औसतन कम मार्क्स मिलता है। मैं मिसाल के तौर पर कुछ बताना चाहूँगा जो प्रयोग मैंने किया है। अभी तक तो जो भी प्रयोग मैंने अभी तक यूपीएससी से लेकर बीपीएससी तक किया है तो उसमें मुझे अच्छे ही अंक प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए मैं कुछ उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा। जैसे एक प्रश्न आया था कि मैथिली हिंदी भाषा के बीच में अंतर स्पष्ट करूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि मैं मैथिली के बारे में हिंदी में आपसे बातें कर रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह जो चूँकि मैंने शुरू में ही बताया कि मैथिली वैकल्पिक विषय किस तरह के छात्र ले सकते हैं, और चूँकि दिल्ली नॉलेज ट्रैक का व्यूअर बेस काफ़ी ज़्यादा है, और यदि मैं मैथिली में बात करूंगा तो हो सकता है कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं हिंदी में बातें रख रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बातों को समझ सके। और यदि मैथिली के प्रति उनके मन में कोई भी शंका है, कोई किसी तरह का संदेह है तो वह दूर हो सके। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मैथिली तथा हिंदी भाषा के बीच में अंतर स्पष्ट करूँ या की समानता अच्छे से स्पष्ट करूँ। तो आमतौर पर आप देखेंगे कि जो भी मतलब अंतर बताया जाता है या समानताएं बताई जाती है वो क्रिया के आधार पर, कर्ता के आधार पर, क्रियापद, संज्ञा, सर्वनाम, इन आधारों पर जो है सो बताया जाता है। शब्द के आधार पर, लिंगगत भेद के आधार पर, लिंगगत समानताएं के आधार पर इस तरह से बताया जाता है, या नोट्स में आप आमतौर पर पढ़ते हैं। पता नहीं मेरे दिमाग में उस समय परीक्षा के दौरान एक अनायास ही एक भाव आया और मैंने प्रकट किया कि मैंने एक जयशंकर प्रसाद की रचना उठाई जिसमें उन्होंने लिखा है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। फिर मैंने उसे कंपेयर किया यात्री जी के एक कविता से, तो मैंने वहाँ पर यह तुलना की कि यदि आप इन दोनों ही कविताओं में, जो कि एक जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है और एक यात्री जी के द्वारा लिखी गई है, आप यदि क्रियापद को दोनों ही कविताओं से हटा दें तो आप तमाम शब्द जो देखेंगे वह तत्सम प्रधान शब्द है, संस्कृत निष्ठ शब्द है। तो क्रियापद का यदि भेद हम समाप्त कर दें तो आपको यह पहचानने में काफ़ी मुश्किल होगी कि कौन सा मैथिली है, कौन सी कविता जो है सो मैथिली में लिखी गई है और कौन सी कविता हिंदी में लिखी गई है। तो भेद क्रियापद का है और यही असमानता भी है या समानता भी है, जैसा आप कह सकते हैं। तो इस आधार पर जो है सो आप एक विभेद स्थापित कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से एक अभिनव तरीके से शुरुआत की। तो हो सकता है, चूंकि मार्क्स मुझे ठीक मिले, तो मैं एक हाइपोथेसिस के आधार पर बोलता हूँ कि हो सकता है कि इवेल्युएटर को ये पसंद आया हो और मेरे मार्क्स अच्छे आ गए। फिर 64 में भी मैंने इस तरह से एक अभिनव प्रयोग किया। 64वीं में एक क्वेश्चन पूछा गया कि विद्यापति युग दृष्टा युग सृष्टा कवि छला, स्पष्ट करूँ। तो मैंने उसमें लिखा, बाकी चीज़ें तो सब लिखते ही हैं, युग दृष्टा और युग सृष्टा का क्या मतलब होता है, जो अपने युग से आगे के बारे में सोच सके, जो अपने युग के आगे की सृजनात्मक इतिहास लिख सके, सृजनात्मक साहित्य लिख सके, उन्हें हम युग सृष्टा कहते हैं। तो जो बाकी चीज़ें हैं, जो पद्यात्मक अंतर है, वो तो निश्चित रूप से हम सबको पता है, वो तो हम लिखेंगे ही पदों के आधार पर क्या अंतर है। फिर नारी के महत्व को उजागर करते हुए, चाहे उनका श्रृंगारिक पद हो, चाहे वो नचारी के माध्यम से एक आम गृहिणी जो गौरी हैं, पार्वती हैं, उनके जीवन के माध्यम से जो उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है, उसको देखें तो नारी के रूप में जो संदेश दिया है समाज में। फिर जिस तरह से आज के दुनिया में हम देख रहे हैं कि धार्मिक कट्टर पंथ जो है सो एक तरह से बढ़ रहा है, इंटॉलरेंस जिस तरह से बढ़ रहा है, उसमें किस तरह से जो है सो शिव को उगना रूप में जो स्थापित कर भृत्य रूप में स्थापित कर ऐसा दिखाया गया है कि शिव जो है सो विद्यापति की चाकरी करते हैं। तो शिव को एक मानवीय रूप देकर समाज में एक अमूर्त रूप के रूप में स्थापित किया गया। तो इससे जो है सो समाज में जो है सो एक टॉलरेंस की भावना विकसित की गई। तो यह मुझे लगता है कि एक युग दृष्टा और युग सृष्टा। तो मैंने इस तरह के कुछ उदाहरण दिए जो कि लीक से हटकर है। मुझे नहीं, मैं यह नहीं कहता हूँ कि मैं सही ही हूँ या मैं गलत हूँ, लेकिन चूंकि मुझे ठीक अंक आए हैं तो इसलिए हो सकता है कि यह तरीका ठीक हो सकता है जो कि आप अपना सकते हैं। फिर कई मित्रों को मैंने देखा है, चूँकि हमारे संसर्ग में ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने साथ में तैयारियां की हैं, जो साथ में मैथिली की परीक्षाएं भी दी हैं। हमने यूपीएससी में साथ में इंटरव्यू दिया था। हमारे एक मित्र हैं जिनका चयन भी हुआ है यूपीएससी में साथ में 2017 में, लेकिन उनका मैथिली में बहुत अच्छा अंक नहीं था 2017 के परीक्षा में। तो फिर बाद में बहुत परेशान थे वह कि हमारा अच्छा अंक क्यों नहीं आ पाया। तो जब उनकी जो मॉक टेस्ट की कॉपीज़ थी हमने देखी तो उसमें पाया कि वर्तनी की अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा है। वर्तनी की अशुद्धियाँ मतलब, अब मैथिली जो भाषा है वह हर्ष प्रधान भाषा है, मतलब जहाँ पे हर्ष ईकार का
अधिकतम प्रयोग होता है, आधिक्य है हर्ष ईकार का। यदि आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ पर आपको हर्षत्व के नियम को जो है स्थापित करना है, पालन करना है, और कहाँ पर दीर्घत्व को, तो ये एक परेशानी होती है। कहाँ पे आपको अच्छी यूज़ करना है, कहाँ पर आपको थिक यूज़ करना है, कहाँ पे आपको क्षय प्रयोग करना है, यह सब चीज़ें आप यदि नहीं समझ पाएंगे तो कहीं ना कहीं वैयाकरणीय मतलब जो दोष होता है वह आपके भाषा में विकसित हो जाएगी, और फिर उस भाषा की जो सुगमता होती है, सहजता होती है, प्रवाहमयता होती है, वह कहीं ना कहीं जो है टूट जाएगी। तो जिससे इवेलुएटर को कहीं ना कहीं इरिटेशन होता है, और यह संदेश जाता है कि आप या तो मैथिली को अच्छे तरीके से जानते नहीं हैं, या आप मैथिली भाषी नहीं हैं, या आपकी मैथिली की पकड़ अच्छी नहीं है, और यह तमाम तरह का कारण होता है जिससे आपको खराब अंक आते हैं। उसके बाद एक और जो खामी होती है, जो कि मैंने देखा है आमतौर पर, मुझे लगता है कि कई चूँकि जो है अंग्रेजी माध्यम वाले छात्र होते हैं जो मैथिली को वैकल्पिक विषय के तौर पर चुनते हैं, उनका माध्यम आमतौर पर अंग्रेजी होता है, लेकिन वो मैथिली जो है चूँकि देवनागरी भाषा में लिखनी होती है। तो यदि आप में, जैसे ये समस्या मेरे स्वयं के साथ थी, तो मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी समस्या है, क्वेश्चन छूट जाता है, प्रश्न छूट जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जब हम शुरू करते हैं तो उस समय अच्छे अक्षर में लिखने के चक्कर में क्या होता है कि शुरुआत के 1-2 आंसर तो हम बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं, अच्छी बनावट में, अच्छी लिखावट के साथ लिखते हैं, लेकिन जब आप अंतिम के पृष्ठ तक पहुँचेंगे तो ऐसा लगता है कि जिसे हम मैथिली में जना अपना सब कहै छै ना, कौआ के टाँग एहन अक्षर भऽ गेलै, तो एहना कौआ के टाँग एहन अक्षर भऽ जाइ छै। तो आपको इससे बचना होगा। आप यदि जिस तरह से शुरुआत में लिख रहे हैं, आपको उसी तरह से, उसी फ्लो में जो है सो आपको अंत तक लिखना है, ताकि आपकी कॉपी अच्छी दिखे, आकर्षक दिखे। वो गोल गोल मोती जैसे अक्षर में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, उसको पढ़ने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करें, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद एक जो और महत्वपूर्ण बात है जिससे आप बिहार में मैथिली में अच्छे अंक ला सकते हैं, आप यदि मिसाल के तौर पर यदि गोविंद दास की कुछ पंक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब कुछ की चीज़ है, यदि आप गोविंद दास के बारे में बात कर रहे हैं तो आप यदि गोविंद दास में नहीं लिख रहे हैं कि रमानाथ झा गोविंद दास का नारिकेल समाकार कहे छथि, तो नारिकेल समाकार मतलब ये, जैसे जीएस में कुछ की टर्म्स होता है, यदि आप कोई आंसर लिखते हैं तो कुछ की टर्म्स होता है, उसी तरह मैथिली में भी की टर्म्स है। आप यदि रमानाथ झा की टिप्पणी गोविंद दास के बारे में नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई पूरी नहीं है, आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है। आप किसी भी तरीके से, आपकी बुद्धिमत्ता इस चीज़ में होगी कि चाहे प्रसंग हो ना हो, आप यदि कुछ की चीज़ें हैं, किसी ऑथर के बारे में, किसी लेखक के बारे में कहा गया है, तो आप किसी ना किसी तरीके से आपके उत्तर में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होना चाहिए। रचना रोशन श्रवण विलास रुचि रुचिरपद गोविंद दास, तो आपको ये लिखना होगा। यदि आप गोविंद दास के किसी पद की व्याख्या कर रहे हैं तो गोविंद दास की पद किस तरह से जो है सो अलंकार का पहाड़ स्थापित करता है, तो वो आपको लिखना होगा, तभी जो है सो माना जाएगा कि आपकी अध्ययन जो है समग्र है। आप यदि प्रबंध संग्रह, आमतौर पर क्या है, मैंने पहले भी कहा कि चूंकि बीपीएससी में आपके पास विकल्प बहुत अधिक होता है, तो आप कुछ चीज़ों को छोड़ सकते हैं, कुछ चीज़ों को पढ़ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो आपको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए वह है रमानाथ झा का प्रबंध संग्रह। वह रमानाथ झा का प्रबंध संग्रह आपको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें टिप्पणी की गई है चंदा झा के ऊपर, गोविंद दास के ऊपर, विद्यापति के ऊपर, और वह टिप्पणी इतनी समग्र है। चूँकि रमानाथ झा आलोचक हैं, मिसाल के तौर पर यदि रमानाथ झा के ही बारे में बात करते हैं तो रमानाथ झा के बारे में यदि यात्री जी ने कहा है कि आलोचना सरोवर में रमानाथ झा एकमात्र हंस छथि आ कहिया धरि एहन हंस, मतलब सरोवर में हंस जना ठाढ़ रहता तकर कोनो जानकारी नहीं है, तो ये मतलब ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कीवर्ड है रमानाथ झा के बारे में। यदि आप आलोचना लिख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें मेंशन करनी होगी, तभी समझ में आएगा कि हाँ आपने पढ़ी है। तो प्रबंध संग्रह में इस तरह की बहुत सारी की चीज़ें आपको मिल जाएगी, जो कि आप मतलब यदि आप अपने उत्तर में किसी तरह से उसे इंक्लूड कर लेते हैं तो वह आपका उस आंसर को जो है सो बेहतर बनाता है। दूसरी बात, आमतौर पर ऐसा बीपीएससी का पैटर्न रहा है कि जो पिछले 63वीं में जो पूछा गया वो 64वीं में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस बार बहुत धोखा हो गया बहुत सारे छात्रों के साथ। 63वीं में पूछा गया था कि कविता का विकास किस तरह से हुआ, उस पर टिप्पणी कीजिए, तो लोग 64वीं में उस क्वेश्चन को तैयार करके नहीं गए, क्योंकि उन्हें लगा कि 63वीं में तो पूछा गया तो 64वीं में नहीं पूछा जाएगा। अब सेक्शन ए में, जिसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, यदि आप तैयार करके नहीं जाते हैं, जैसे बांग्ला और मैथिली का संबंध पूछा गया था, यहाँ पर नहीं पूछा गया बांग्ला और मैथिली, मतलब लोग उम्मीद करके जा रहे थे बांग्ला और मैथिली का संबंध नहीं पूछा जाएगा, तो आप उसको तैयार करके नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर से वो क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो ऐसे में जो है सो आप तैयार करके नहीं जा रहे हैं या कोई अन्य क्वेश्चन तैयार करके जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं,
तो आप एक अच्छा आंसर तो नहीं लिख पाएंगे ना। दोस्तों मैथिली का सिलेबस वैसे ही बहुत छोटा है, उसमें भी यदि आप शॉर्टकट अपनाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपके गुणवत्ता में असर पड़ता है, गुणवत्ता कम हो जाती है। तो इसलिए प्रयास करें कि इस छोटे से सिलेबस को अच्छे से पढ़ें। उसमें भी जैसे यात्री जी हुए, चंदा झा हुए, मनबोध कृष्ण जन्म हुआ, ये सब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको आपको हर हाल में तैयार करके जाना चाहिए। अब विद्यापति मैथिली हैं तो विद्यापति हैं, विद्यापति हैं तो मैथिली हैं। अब आप यदि यह सोच के जाएंगे कि विद्यापति पर प्रश्न पिछले साल आया था, इस साल हमें तैयारी नहीं करनी चाहिए, तो मतलब बहुत ही मूर्खता कहूँगा ना मैं इसे, तर्कसंगत बात तो नहीं है ये। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैथिली का आधार स्तंभ है, विद्यापति, चित्रा, यात्री जी, चंदा झा, आपको इनको हर हाल में तैयार करके जाना चाहिए। हाँ, आपके पास विकल्प हर हमेशा रहता है कि आप सूर्यमुखी पढ़ के ना जाएं, क्योंकि उसके लिए हमेशा आपके पास कुछ विकल्प रहता है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप बिहार में, चूँकि हर एक वैकल्पिक विषय का उतार चढ़ाव आपने देखा, किसी ऑप्शनल का किसी साल बेहतर प्रदर्शन होता है, किसी ऑप्शनल का दूसरे साल बेहतर प्रदर्शन होता है। यह एक विडंबनापूर्ण स्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विद्यार्थी परीक्षा में कम्पीट करता है, लेकिन यदि ऑप्शनल कम्पीट करने लगे तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है। कई सारे लोग रिप्रेजेंटेशन लेकर भी गए हैं चेयरमैन के पास। तो आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि वैकल्पिक विषयों में इस तरह से असमानता नहीं होगी। लेकिन वर्तमान के हालात और परिवेश में भी मैथिली ऑप्शनल का जो एक तरह से प्रदर्शन है वह बेहतर है, और मतलब आप कभी भी इस विषय के साथ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। तो इसलिए आप मैथिली ऑप्शनल आपको निश्चित रूप से लेना चाहिए। जहाँ तक सामग्री की बात है तो सुरेंद्र राउत सर का जो नोट्स है भाषा के लिए, पेपर 1 के लिए खास करके, वह बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। आपको सुरेंद्र राउत सर के भाषा के नोट्स को जरूर पढ़ना चाहिए। जो साहित्यिक पार्ट है, जो साहित्य वाला जो पद्य और गद्य का खंड है, उसमें मैं बोलूँगा जो बाकी सुरेंद्र राउत सर तो पूरा नोट्स देते ही हैं, उस नोट्स को पढ़िए, पुस्तक जरूर पढ़िए। आप कई छात्र होते हैं कि सिर्फ नोट्स पर जो है सो नोट्स की तैयारी करके प्रश्न के तरीके से जो है सो पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़कर चले जाते हैं। पूरा सिलेबस में जो पद्य और गद्य की सामग्री है उसे पढ़ते तक नहीं है। अब मतलब गद्य और पद्य तो इतनी रोचक होती है कि आप सोते जगते उठते कभी जब आपको मन नहीं लग रहा तब भी आप राजकमल की एक कहानी पढ़कर सो सकते हैं। तो आपको कम से कम जो सिलेबस की चीज़ें हैं उसको तो ज़रूर एक बार पूरे तरीके से पढ़ने ही चाहिए। और मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, या तो नारायण झा सर या शेखर झा सर का यदि साहित्य वाले पोर्शन का नोट्स आपको उपलब्ध हो सके तो आप उसे ज़रूर पढ़ें। सिलेबस के अतिरिक्त भी कुछ चीज़ों को पढ़ें। दोस्तों आपको भाषा विकसित करनी है, क्योंकि यह साहित्य का विषय है, और साहित्य के विषय में यदि आपकी भाषा शैली नहीं विकसित होगी, प्रगाढ़ नहीं होगी, उसमें एक रोचकता नहीं होगी, तो अंक आपको निश्चित रूप से कम मिलेंगे। इसलिए आप अपनी भाषा विकसित कीजिए। भाषा विकसित करने का बहुत सारा जरिया होता है। आजकल सोशल मीडिया मैथिली को समझने के लिए, मैथिली को जानने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। फेसबुक पर जो है सो इतने सारे मैथिली के पेज हैं, यदि आप उन पेजेस को भी लगातार फॉलो करते रहेंगे। दिल्ली सरकार ने अभी बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किया है जिस पर कई तरह की आलोचना, समालोचना, कई तरह की टिप्पणियाँ लगातार चलती रहती है। यदि आप उनको भी फॉलो करेंगे तो आपको नवीन जानकारियाँ मिलती रहेगी। यदि आपको भाषा के लिए मतलब जो खंड 1 है उसके लिए भी यदि कुछ अतिरिक्त चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो साहित्य अकादमी से जो प्रकाशित किताब है जयशंकर मिश्र की मैथिली साहित्यक इतिहास, वो पढ़ सकते हैं। दिनेश झा की किताब है मैथिली साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, वो पढ़ सकते हैं यदि समय है तो। लेकिन मुझे लगता है कि पेपर 1 में जो भी नोट्स आपको कोचिंग संस्थान के द्वारा दिया जाता है वह पर्याप्त होता है। आपको पेपर 2 के लिए मेहनत करनी चाहिए, पेपर 2 के लिए मूल पुस्तकें पढ़नी चाहिए। उसका अध्ययन ही आपकी भाषा विकसित करेगी, आपकी वर्तनी का दोष मिटाएगा और आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो जैसे यदि व्याख्या करने के लिए आपसे कहा जाता है और उसमें मान के चलिए चित्रा कविक स्वप्न से एक पंक्ति है, एक पद्य दिया जाता है कि अन्न नहीं छे, कैचा नहीं छे, गरीबक नेना कोना पढ़ते रहे, उठा हो कवि दह तू ललकारा, गिरिक शिखर पर कविक दल चढ़ते रहे। तो यदि इसका व्याख्या करना है तो उस व्याख्या में आपको सिर्फ ये नहीं बताना है कि यात्री जी के कवि के स्वप्न कविता से यह ली गई है और इसमें यात्री जी यह कह रहे हैं कि कवि के दल कोना चढ़ते, गरीबक नेना कोना पढ़ते। व्याख्या में आपसे यह मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है। व्याख्या में आपको उसके शिल्प पर जो है सो चर्चा करनी चाहिए कि उसकी शिल्प किस तरह की है, किस परिवेश में वो लिखा गया है। तो यदि आप इन चीज़ों को नहीं अपने उत्तर में शामिल करेंगे, व्याख्या में आप जो है सो सिंपली उसका शब्दार्थ लिखते रहेंगे, तो इसलिए अंक कम प्राप्त होते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि इन कमियों को दूर किया जाए, अच्छे से लिखा जाए, अच्छे लिखावट के साथ लिखा जाए, अच्छे अक्षरों में लिखा जाए, तो मुझे लगता है कि मैथिली एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है और
सिलेबस मुझे मालूम है, यह एक थोड़ी सी परेशानी वाली बात है कि पाठ्यक्रम का जो पुस्तक होता है वह बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा एवेन्यूज़ खुल गए हैं। अभी विश्व पुस्तक मेला में मैथिली मचान के जो एक स्टॉल था उस पर जो मैथिली यूपीएससी और बीपीएससी के सिलेबस का काफ़ी पाठ्यक्रम उपलब्ध था। यदि आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो पटना में शेखर प्रकाशन है जहाँ पे आपको पुस्तकें उपलब्ध हो जाएंगी। तो थोड़ा मेहनत करना है, आप इतने बड़े परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो थोड़ा सा यदि आप प्रयास करेंगे तो पुस्तकें भी मिल जाएंगी, ओरिजिनल पुस्तकें, नहीं तो जेरोक्स वाली पुस्तकें तो हमेशा उपलब्ध है, दिल्ली में उपलब्ध है। तो यही है, आप अच्छे से तैयारी करें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये जो बात मैंने कुछ फंडामेंटल बताई है उससे यदि आप पालन करते रहेंगे तो आप निश्चित रूप से मैथिली में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और अपने मन से यह कुंठा बिल्कुल ही बाहर कर दें कि मैथिली में अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो सकते हैं या कुछ अमुक क्षेत्र के ही लोग मैथिली ऑप्शनल ले सकते हैं। इन संदेह को, इन शंकाओं को जो है सो आप सबसे पहले दूर करें। और यदि आपने ठान लिया है कि आपको मैथिली वैकल्पिक ऑप्शन के साथ ही परीक्षा देनी है तो आप निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैथिली को बस एक वैकल्पिक विषय के रूप में ना देखें, उसे अपने थोड़ा सा आत्मसात करने की कोशिश करें, अंगीकृत करें। जब आप इस वैकल्पिक विषय के साथ प्रेम करने लगेंगे तो आप निश्चित रूप से जो है सो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो एक बार फिर से आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को एक बार फिर से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि मैथिली के विषय में आप सबके साथ कुछ बातें साझा करने का मौका मिला। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।